नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सके आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को और बेहतर बनाने में। आप इस शो में आ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, ऑलरेडी पोर्टफोलियो पर सजेशंस लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप, ईमेल या फेसबुक, ट्विटर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ईमेल है yourmoney@nw18.com, व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz योरमनी लिखकर। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए रुपी विद ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई मौजूद है। ऋषभ नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेने से पहले आज हम बात करेंगे थोड़ी सी डेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आमतौर पे हम अग्रेसिव इक्विटी पोर्टफोलियो के बारे में तो चर्चा करते ही हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर बेहतर रिटर्न दिखते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टर्स जो डेट फंड्स के साथ या डेट इन्वेस्टमेंट्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, उनके पास क्या क्या चॉइसेस इस समय है, उस पर हम बातचीत करेंगे ऋषभ से। तो ऋषभ नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये बताइए, जो डेट मार्केट है या फिक्स्ड इनकम मार्केट है, उसका आउटलुक यहाँ से लग कैसा रहा है, स्पेशली जब मार्केट इक्विटी मार्केट्स इतना रनअप दिखा चुके हों, उसके बाद कंसोलिडेशन हो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो मार्केट में कि यहाँ से डायरेक्शन क्या रहेगी, करेक्शन आएगा या तेज़ी बरकरार रहेगी। तो ऐसे में टूवर्ड सेफर साइड इन्वेस्टर का जो रुझान है वो ज़्यादा रहता है। तो पहली चीज़ तो क्या आउटलुक है इस सेगमेंट के ऊपर, और फिर दूसरा एज यूजुअल आपसे ये समझेंगे कि एफडीज के साथ जाएं अगर डेट इन्वेस्टमेंट की बात करें या डेट म्यूचुअल फंड्स के साथ जाएं, कौन सा टूल डेट इन्वेस्टमेंट मार्केट के लिए बेस्ट है? ऋषभ, आपकी ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। दीपाली जी नमस्कार, आपका बहुत धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। आपने बहुत करेक्टली पुट किया कि हम हर बार इक्विटी की ही बात करते हैं, बट हमारे पोर्टफोलियो में एक डेट और एक सेफर इंस्ट्रूमेंट, एक कुशनिंग के लिए, एक रेगुलर कैश फ्लो के लिए दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी करंटली थोड़ा बहुत मैं डेट आउटलुक में मार्केट दे देता हूं। मैं जो हमने 2021 में जो बॉन्ड यील्ड्स इतने गिरे हुए थे, जो हार्डली करीबन 3, 4, 5% ही वाईटीएम यील्ड टू मैच्योरिटी दे रहे थे, अभी डेट म्यूचुअल फंड्स और जो फिक्स्ड इनकम स्पेस है इट इज बैक इन एक्शन। वो करंटली अभी इन द रेंज से जो ट्रिपल ए बॉन्ड यील्ड्स, जो अच्छे क्वालिटी के क्रेडिट क्वालिटी के जो पेपर्स है, वो करीबन 7 to 8% यील्ड करंटली दे रहे हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 में जैसे कि ग्लोबल इन्फ्लेशन और इंडियन इन्फ्लेशन भी काफी ईज हो चुका है, काफी हद तक, थोड़ा सा वॉलेटाइल है मगर काफी हद तक काफी ईज हो चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली समवेयर इन 2024 से इंटरेस्ट रेट कट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अभी करंटली जो बॉन्ड यील्ड्स है काफी पिक्ड आउट है। इससे आगे मुझे नजर नहीं आ रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इससे आगे इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेगी। मगर 2024 से, मगर कब 2024 में, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वो मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट समवेयर 2024 से इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम जिन्होंने जो डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, कि फिक्स डिपॉजिट्स में करना है, कि पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में करना है, मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड टाइम। क्योंकि आगे चल के मे बी 1 साल या 2 साल के टाइम में बॉन्ड यील्ड्स भी काफी कम नजर आते रहेंगे मेरे हिसाब से। जो आपने जो क्वेश्चन, जो प्रश्न पूछा है कि डेट म्यूचुअल फंड्स ले के एफडीज ले, मेरे हिसाब से करंटली, क्योंकि जो डेट म्यूचुअल फंड्स में जो इंडेक्सेशन, जो बेनिफिट, जो टैक्स बेनिफिट है वो निकल गया है, राइट। तो अभी वो सवाल खड़ा होता है कि अभी एफडीज भी करीबन सेम यील्ड्स दे रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स दे रहे हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स भी करीबन आगे पीछे सेम इंटरेस्ट रेट, तो कहाँ करे, कैसे करे, राइट। सो मेरे हिसाब से डेट म्यूचुअल फंड्स आर वेल पोजिशन्ड टू जनरेट हायर रिटर्न्स, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड्स मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स है, राइट। अभी इन्वेस्टर्स को ये खास समझने की जरूरत है कि बॉन्ड यील्ड्स, जो इंटरेस्ट रेट्स है, और बॉन्ड प्राइसेस वो इनवर्सली रिलेटेड होते। मतलब जैसे जैसे मैंने जो पहले कहा कि जो 2024 से इंटरेस्ट रेट कट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड्स मार्केट में कम नजर आएंगे, कट होते जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग जो बॉन्ड प्राइसेस है, जो हाई जो यील्डिंग बॉन्ड्स है, उनके जो एग्जिस्टिंग प्राइसेस है वो बढ़ने लगेंगे। सो ऑटोमेटिकली जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है डेट म्यूचुअल फंड में,
उनको एफडी से काफी अच्छा हायर रिटर्न्स मिल जाएगा इसमें, राइट। दूसरी चीज, हमने अभी करंटली ऑब्जर्व किया है कि जो जेपी मॉर्गन का जो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है, राइट, इंडियन बॉन्ड्स उसमें इंक्लूड हो चुके हैं, राइट। सो करीबन 2 या 3 साल में $20 to 40 बिलियन इनफ्लो इंडियन बॉन्ड मार्केट में आ जाएगा। सो जैसे जैसे इंडियन बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी तो इंडियन बॉन्ड्स के प्राइसेस भी बढ़ने लग जाएंगे। सो जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स है उनकी भी वैल्यू बढ़ते रहेंगे। सो मेरे हिसाब से इवन दो इंडेक्सेशन बेनिफिट चला गया है, जो टैक्स बेनिफिट, इंडेक्सेशन टैक्स बेनिफिट और डेट म्यूचुअल फंड्स में चला गया है, मेरे हिसाब से डेट म्यूचुअल फंड्स करीबन अभी 2 से 3 साल में एफडी से डेफिनेटली हायर रिटर्न्स देंगे। तो ये मेरा करंट व्यू है। अभी इन्वेस्टर्स कहाँ निवेश करें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि डेट म्यूचुअल फंड सुपीरियर है और एफडीज इंफीरियर, नहीं। पोर्टफोलियो में डेट म्यूचुअल फंड्स भी होना चाहिए, एफडीज भी होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस स्कीम्स ये भी होना चाहिए, राइट। सो मेरे हिसाब से करंटली जो सिनेरियो चल रहा है, करीबन 50 to 60% डेट म्यूचुअल फंड्स में रखे, हाई क्रेडिट क्वालिटी के पेपर्स में रखे, और जो बाकी का जो करीबन 40 to 50% है वो एफडीज और पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में इन्वेस्टर्स डिवाइड कर सकते हैं, राइट। अभी करंटली जो मुझे स्वीट स्पॉट जो नजर आ रहा है, ओवरऑल जो यील्ड कर्व है वो कंप्लीटली फ्लैट है, मोर और लेस फ्लैट नजर आ रहा है। करीबन 6% से लेके 8% के रेंज में यील्ड्स नजर आ रहे हैं। बट जो स्वीट स्पॉट है वो 3 to 5 year मेच्योरिटी पेपर्स में मुझे नजर आ रहा है। सो इन्वेस्टर्स जब भी आप एफडी भी करें कि डेट म्यूचुअल फंड्स में भी करें, तो मेरे हिसाब से 3 to 5 years इज अ वेरी स्वीट स्पॉट, उसमें बेटर रिस्क रिवॉर्ड मुझे नजर आ रहा है। सो इन्वेस्टर्स उसमें ये 3 to 5 year के रेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आखिरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इन्वेस्टर्स के जो मेच्योरिटी है, जो उनका जो टाइम होराइजन है, राइट, वो प्रोडक्ट का मेच्योरिटी प्रोफाइल को मैच करे। मतलब अगर आपका टाइम होराइजन 2 साल है तो 2 साल का प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल है तो 5 साल के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, और अगर आपका टाइम होराइजन 5 years एंड अबव है तो उस हिसाब से मैच योर टाइम होराइजन और जो मेच्योरिटी प्रोफाइल है प्रोडक्ट को उसमें मैच करें। ओके, तो चलिए डेट पोर्टफोलियो को लेकर, डेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को लेकर ऋषभ ने आपको काफ़ी बारीक बातें बताई भी हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो बातें ऋषभ ने समझाएं उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करेंगे। लेकिन चलिए फटाफट से आप करते हैं क्वेरीज की ओर रुख। ऋषभ हमारे साथ मौजूद है अहमदाबाद से। ऋषभ, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। ऋषभ, अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। चलिए इनका सवाल लेते हैं, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही। 40 इयर्स, जी बताइए ऋषभ, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा 12 साल में 1.5 करोड़ का लक्ष्य है, और मैं अभी 40 से 50 हजार हर महीने ईएमआई कर सकता हूँ। राइट नाउ मेरा पोर्टफोलियो इज अराउंड 10 लाख है, उसमें ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ में 2 लाख है, एक्सिस स्मॉल कैप में मेरा 6 लाख है, और एक्सिस ग्रोथ में 2 लाख है, और एक्सिस फ्लेक्सी कैप में मेरा 35,000। ऑल आर डायरेक्ट फंड और एक्सिस के साथ ही है। ओके ओके, तो एक ही फंड हाउस में सारा एक्सपोजर इन्होंने लिया हुआ है और सब लमसम इन्वेस्टमेंट है जिसकी टोटल वैल्यू 10 लाख के आसपास है। एक्सिस स्मॉल कैप 6 लाख, एक्सिस मिड कैप 3 लाख, एक्सिस ब्लू चिप 2 लाख, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज 2 लाख और एक्सिस फ्लेक्सी कैप 35,000। तो एक पोर्टफोलियो तो रहा इनका ये। दूसरा, ये 50,000 की मंथली एसआईपी भी ऋषभ स्टार्ट करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं कि इन फंड्स के साथ मंथली एसआईपी पोर्टफोलियो क्रिएट करें। और जो इन्होंने गोल मेंशन किया, 1.5 करोड़ का टारगेट है इन 12 इयर्स। बताइए दीपाली जी, पहले तो मैं सिंपल मैथ्स पे मैं जाना चाह रहा हूँ। मैं अगर मैं 12% CAGR रिटर्न्स में पकड़ रहा हूँ इक्विटी में फॉर 12 इयर्स, जो उनका जो 50,000 रुपीज का सिप जो कर रहे हैं, प्लस उनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू 10 लाख है, वो करीबन 12 साल के बाद 2 करोड़ रुपया वो अक्यूमुलेट कर पा रहे हैं। तो वो काफी अच्छे से 1.5 करोड़ का गोल तो काफी अच्छे से अचीव कर पा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरी चीज कि उन्होंने क्लियरली बताया कि उनके सारे फंड्स एक्सिस में है,
वो काफी कंसंट्रेशन रिस्क ले रहे एक ही एएमसी में, और करंटली आपने देखा भी रहेगा सिंस पास 2 साल एक्सिस म्यूचुअल फंड्स काफी अच्छे नहीं नहीं भी कर रहे हैं, राइट। सो वो अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो भी मेरे हिसाब से पूरा अंडर परफॉर्म कर रहा रहेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो नंबर 2 में के कंसंट्रेशन रिस्क ना ले एक ही एएमसी में, काफी अंडर परफॉर्मेंस रिस्क इसमें आ जाता है और ओवरलैपिंग रिस्क भी आ जाते हैं। सो मेरे हिसाब से वो डाइवर्सिफाई करे अलग एएमसीज में, अलग म्यूचुअल फंड्स में, राइट, अलग स्टाइल्स में और अलग कैटेगरीज में। सो करंटली मैं उनको ये रेकमेंड कर रहा हूं मैं कि 20% ईच एलोकेशन रखे हर एक म्यूचुअल फंड में। 5 म्यूचुअल फंड है, एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई फोकस इक्विटी फंड, ईडलवाइज मिड कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये 5 फंड्स में 20% ईच एलोकेशन रखे तो अच्छे से वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उनका बनेगा। ओके, चलिए, तो एक ही फंड हाउस में ज़्यादा एक्सपोजर ना रखें, हमेशा कैटेगरीज के साथ साथ फंड हाउस में भी एक्सपोजर रखना बहुत ज़रूरी है। और रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, एसबीआई फोकस इक्विटी, एडवाइज मिड कैप और एक्सिस स्मॉल कैप के साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। बात करते हैं सीमा राव से। इन्होंने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है नोएडा से। 36 साल इनकी उम्र है, 12,000 की ऑलरेडी एसआईपी चल रही है और फिलहाल जो एसआईपी है इनकी, उसमें इनका जो पोर्टफोलियो है वो 3-3.25 लाख के आसपास का हो चुका है। लमसम इन्वेस्टमेंट भी की हुई 1 लाख के, 15 साल में 15 करोड़ 1.5 करोड़ का टारगेट है। फंड्स में बताऊं तो मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा, इन चारों में तो 1,500 रुपये ईच ही डाल रही हैं। 2-2 हज़ार रुपये ईच डाल रही हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, और क्वांट मल्टी कैप और टाटा स्मॉल कैप में 1,000 ईच ये डाल रही हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? दीपाली जी, अगर उनको 1.5 करोड़ का गोल अचीव करना है 15 साल में, तो उनको एसआईपी 30,000 रुपीज पर मंथ करनी पड़ेगी विद एन अजम्पशन के 12% रिटर्न्स इक्विटी में सीएजीआर रिटर्न्स जनरेट करेंगे। सो नंबर 1, अगर 1.5 करोड़ अचीव करना है तो 30,000 रुपीज पर मंथ वो एसआईपी करें। दूसरी चीज, उनके पास काफी सारे फंड्स हैं, मैं रेकमेंड करूंगा कि वो रिड्यूस करें और सिर्फ 5 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखें, क्योंकि काफी सारे फंड्स होने से ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और जो ओवरऑल जो पोर्टफोलियो जो रिटर्न्स जनरेट, ऑप्टिमम रिटर्न्स जो जनरेट करना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाता है। सो रिड्यूस द नंबर ऑफ फंड्स टू 5 फंड्स। उनका पोर्टफोलियो में देख रहा हूं मैं, वो काफी स्मॉल कैप में काफी हैवी है। उनका पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाई होना भी जरूरत है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों सेगमेंट में अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन रखे, क्योंकि हर सेगमेंट का अपना टाइम आता है परफॉर्मेंस का। अभी करंटली हमने देखा है करीबन 8, 9, 10 महीने से मिड एंड स्मॉल कैप्स काफी अच्छे से रैली किए हैं, लार्ज कैप ने उतनी अच्छी तरह से रैली नहीं किया है। सो अभी मेरे हिसाब से लार्ज कैप का टाइम आएगा टू आउट परफॉर्म। सो लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप तीनों सेगमेंट्स में अच्छे से वेल डाइवर्सिफाइड अपना पोर्टफोलियो रखे। और उन्होंने जो 3 स्मॉल कैप फंड्स है, वो 3 जरूरत नहीं है, वो एक ही रखे। तो करंटली मेरा जो रिकमेंडेशन है उनके लिए, अगेन 20% ईच वो एलोकेशन रखे हर म्यूचुअल फंड में। सो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये 5 फंड में 20% ईच एलोकेशन रखे। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर भी चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं, वो साथ ही एसआईपी अमाउंट भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा अपने गोल को हासिल करने के लिए। लगभग 30,000 की आपको एसआईपी करनी पड़ेगी अपने गोल को अचीव करने के लिए। चलिए, तो ये तो बात हुई सीमा की पोर्टफोलियो की। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और कॉलर से करेंगे बातचीत। जल्द आपके साथ हैं। आप देख रहे हैं योमनी। ऋषभ देसाई हमारे साथ मौजूद है पिक क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेते हैं कुछ और सवाल। यशोधन हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र से। यशोधन, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मॅडम, ते एचडीएफसी लार्ज कॅप फंड है, 18 वर्ष वय है मैडम, 18 साल की उम्र है, स्टूडेंट है, तो है ना, तो 1 करोड़ बनाने के लिए क्या कुछ कुछ फंड चुनने चाहिए? ओके, तो 1 करोड़ का टारगेट है, 18 साल इनकी उम्र है और 6,000 की एसआईपी ऑलरेडी कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, यंग इन्वेस्टर हैं और काफ़ी यंग इन्वेस्टर हैं इनफैक्ट। बताइए क्या सजेशन 20 इयर्स के लिए 1 करोड़ के टारगेट के लिए? फिलहाल इनके पास आईसीसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, जहां पर 3,000 ईच ये डाल रहे हैं। दीपाली जी, पहले तो उनको हार्टी कांग्रेचुलेशंस, काफी यंग एज में 18 इयर्स में ही स्टार्टेड हिज इन्वेस्टमेंट जर्नी। सो उनके लिए
बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत ही उनके पास टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा, बहुत लंबा समय रहेगा उनके लिए टू जनरेट गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ। सो करंटली मैं मैथ्स पे जाता हूं, मैं अगर उनको 20 साल में 1 करोड़ रुपया अचीव करना है, अज्यूमिंग 12% CAGR रिटर्न इक्विटी में, तो उनको जो SIP जो कर रहे 3,000 6,000, उनको सिंपल SIP बढ़ानी पड़ेगी टू 10,000 रुपीज, और 4,000 रुपया बढ़ाना पड़ेगा अगर उनको 1 करोड़ अचीव करना है एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स। सो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज नहीं है, 4,000 बहुत ही इजीली वो कर सकेंगे वो। और मेरे हिसाब से उनके जो फंड्स है वो फ्लेक्सी कैप में कर रहे हैं और ICICI लार्ज एंड मिड कैप में कर रहे हैं, दोनों फंड्स काफी अच्छे हैं, वो कंटिन्यू रखे ये फंड्स में। मैं एक ही रिकमेंडेशन करना चाह रहा हूं मैं, कि जैसे जैसे उनकी इनकम इंक्रीज होती है तो वो SIP टॉप अप करें। और मैं ये रेकमेंड करूंगा कि सिर्फ 2 ही फंड है, वो थोड़े बहुत मिड और प्योर स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमने देखा है मिड एंड स्मॉल कैप्स ने काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके दिया कंपेयर टू लार्ज कैप। सो नंबर 1 कि जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़े तो टॉप अप करते रहे। नंबर 2, वो 2 फंड, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप फंड इंट्रोड्यूस करे, तो मेरे हिसाब से 4 फंड का HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, ICICI लार्ज एंड मिड कैप फंड, एक प्योर मिड कैप फंड और एक प्योर स्मॉल कैप फंड, मैं नाम भी बता देता हूँ, ईडलवाइज मिड कैप फंड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और कोटक स्मॉल कैप फंड भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो 4 फंड से काफी अच्छे से पोर्टफोलियो भी बनेगा और लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छे से उनको वेल्थ क्रिएट करके भी देगा। ओके, चलिए, तो सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं, अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना होगा। और 10,000 की SIP करेंगे तो अपने गोल को हासिल कर लेंगे, लेकिन आप यंग इन्वेस्टर हैं तो आपके पास काफ़ी टाइम है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और आप अपना एलोकेशन भी स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हुई बात यशोधन की। आशीष से बातचीत करते हैं, आशीष का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। आशीष, बताइए आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं? मैम, मैंने निपॉन में किया है, निपॉन स्मॉल कैप फंड 5,000 रुपीज में मंथली डाल रहा हूँ। ओके। 20 ईयर्स के लिए। ओके। तो मैम मेरा गोल है कि मैं 1 CR तक करूँ मैम 20 सालों में। अभी आपने कब से क्या मुझे फंड इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है? मैम मुझे अभी थोड़ा टाइम हुआ है। SIP को जो आप कर रहे हैं फिलहाल? मैम 1 ईयर हुआ है। ओके, क्या सजेशन? ओके, 1 ईयर हुआ है, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? 1 ईयर हुआ है, 20 ईयर्स का होराइजन है, 26 ईयर्स ऑफ एज है, फिलहाल एक ही फंड में डाल रहे हैं ये अपनी सभी राशि, क्या करें? दीपाली जी, पहले तो अगर वो न्यू इन्वेस्टर है, एक ही साल से कर रहे, तो डायरेक्टली स्मॉल कैप से ना स्टार्ट करे, मेरा ये रिकमेंडेशन है। और एक ही फंड है तो मेरे हिसाब से वो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड से शुरू करे मेरे हिसाब से। जैसे जैसे उनकी इनकम इंक्रीज होती है और वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंक्रीज करते हैं, क्योंकि उनका समय भी काफी लंबा है, तो वो एक्टिव फ्लेक्सी कैप, एक्टिव मिड कैप और एक्टिव स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट वो शुरू करे तो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड से शुरू करे, ये मेरी रिकमेंडेशन है। मेरी दूसरी रिकमेंडेशन ये है कि वो डाइवर्सिफिकेशन करे, वो एक ही फंड में ना इन्वेस्ट करे। मैंने पहले भी जो कहा है कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ते जाएगा तो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप, ये तीनों सेगमेंट्स में करे, क्योंकि तीनों सेगमेंट्स का बेनिफिट रहता है ऑफ आउट एंड अंडर परफॉर्मेंस। अराउंड 50 to 60 अगर वो इंक्रीज करते हैं मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में भी, वो और फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे, तो करीबन 50 to 60% वो फ्लेक्सी कैप फंड्स में करें, 20 to 25% मिड कैप फंड्स और 20 to 25% स्मॉल कैप फंड्स में। अगर उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कैसा करना चाहिए, अगर उनके पास कोई एडवाइजर नहीं है, तो मैं सिंपल सजेस्ट करूंगा कि निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, जो कि मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में वो करे, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में भी वो काफी अच्छे से, क्योंकि निफ्टी 500 में लार्ज कैप भी आ जाता है, मिड कैप्स भी आ जाता है और स्मॉल कैप्स भी आ जाता है। सो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में करे। और जो उनका जो गोल है वो 20 साल में 1 करोड़ रुपया अचीव करना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 5,000 रुपीज से नहीं अचीव कर पाएंगे, उनको इंक्रीज करनी पड़ेगी अपनी SIP अमाउंट टू 10,000 रुपीज। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रहा आपके लिए। आपको SIP अमाउंट तो इंक्रीज करना होगा ही अपने गोल को हासिल करने के लिए, और बाकी चीज़ें आपको बताई गई हैं कहाँ आप कर सकते हैं। आप फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको क्रिएट करना होगा, और उस हिसाब से ही आपको स्ट्रैटेजी
बनानी चाहिए, ये आपके लिए रिकमेंडेशंस हैं। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है फंड कैटेगरीज का, तो आप इंडेक्स फंड भी ऐड कर सकते हैं कंसिडरिंग आप एक यंग इन्वेस्टर हैं और आपका लॉन्ग टर्म विजन है। तो ये आपके लिए सजेशन दिया है ऋषभ ने आपके पोर्टफोलियो को लेकर, उस हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा चलिए अब ऋषभ से पूछ लेते हैं कि कौन कौन से फंड्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए ऋषभ, क्या चॉइसेस हैं आपकी? दीपाल जी, हम हर बार इक्विटी के टॉप 4 फंड्स रेकमेंड कर रहे हैं। आज जैसे कि हमने आज टॉपिक भी डेट और फिक्स डिपॉजिट लिया है, तो मेरे टॉप 4 फंड्स और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स ये रहेंगे। वो कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, बंधन बैंकिंग एंड PSU फंड और आदित्य बिरला बैंकिंग एंड PSU फंड। ये 4 फंड से 3 साल का 2 या 3 साल का टाइम होराइजन रखे तो मेरे हिसाब से काफी अच्छे से FD से आगे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकेंगे ये फंड्स। ओके, तो ये चॉइसेस जो आपको मिली हैं ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको मिली हैं और इन सभी फंड्स को आप नोट कर लीजिए। कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, HDFC बॉन्ड फंड आपको बताया गया है, बंधन बैंकिंग एंड PSU फंड और आदित्य बिरला बैंकिंग एंड PSU फंड। तो ये टॉप 4 फंड्स है ऋषभ की ओर से। आप इनमें नई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में जगह भी दे सकते हैं कंसीडरिंग कि कितने फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं। तो एक डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से ये चॉइसेस आपको बताई गई हैं। 2 चॉइसेस 2 कैटेगरीज की अलग अलग फंड हाउसेस की ओर से, आप कोई भी फंड हाउस पिक कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया ऋषभ आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही, लेकिन CNBC आवाज़ पर लगातार अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के साथ। इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।